दक्षिण अफ्रीका में अपनी प्रभावशाली पद्धतियों के प्रयोग में अत्यंत दक्ष हो चुके मोहनदास करमचंद गांधी 9 जनवरी 1915 को मेरे देश भारत समुद्री जहाज से लौटे। भारत आने से पहले उनकी ख्याति यहाँ तक इतनी पहुँच चुकी थी कि उन्हें लेने पोरबंदर बंदरगाह पर हजारों की संख्या में लोग एक विशेष श्रद्धा और उत्साह से जुटे। पोरबंदर पहुंचने पर उनकी मुलाकात पूर्व में बनी कांग्रेस कमेटी के नेताओं से हुई, जिनसे वो और उनसे कई नेता प्रभावित हुए। इनमें प्रमुख थे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट इत्यादि। गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। जब गांधी को प्रथम श्रेणी में सफर नहीं करने दिया गया था, तब उन्होंने ये निश्चय कर लिया होगा कि अब वो जनरल डिब्बे में बैठकर ही यात्रा करेंगे। उनके भारत लौटने पर जब गोखले ने उनको देश भ्रमण के लिए कहा, तो वो जनरल डिब्बे में बैठकर सुदूर भारत को देखने निकल पड़े। रह रहकर गांधी को समझते हुए मैं ये सोचती हूँ कि जीवन में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या व्यक्तिगत बलिदान जरूरी है? क्या अन्याय का प्रतिकार बिना हिंसा के भी किया जा सकता है? भारत लौटने पर पूरा देश गांधी को आशा और परिवर्तन की दृष्टि से देख रहा था। सत्याग्रह और अहिंसा की मशाल हाथ में लिए गांधी ने मुझे धैर्य की परिभाषा सिखाई। इसका साक्षात प्रमाण रहा कि स्वदेश वापसी पे वे सीधे राजनीति में नहीं कूदे, बल्कि अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह मानकर उन्होंने धैर्य और सीखने सुनने की प्रवृत्ति के साथ पूरे देश का भ्रमण किया। जल्दबाजी में नेतृत्व नहीं किया, अपितु गांधी ने जनता की पीड़ा को निकट से समझा। उनकी जन जागरण और आत्मनिर्भरता जैसे अनूठे शस्त्रों से मैं बहुत प्रभावित हुई। साथ ही मेरे मन में कई प्रश्न भी आए। क्या केवल धैर्य, सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम जैसे अदृश्य शस्त्रों से वास्तव में साम्राज्य जैसे शक्तिशाली शासन को हराया जा सकता है? गांधी की इन विशेषताओं का सटीक प्रमाण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उनके भाषण से मिलता है, जहां गांधी ने निडर होकर ये कहा कि शिक्षा जनता से कटकर नहीं होनी चाहिए। 4 फरवरी 1916 को गांधी ने गंभीर स्वर में कहा कि सभागृह में बैठे बड़े लोग, राजे महाराजे, ब्रिटिश अधिकारी भव्य पोशाकों, रेशमी वस्त्रों एवं गहनों से सजे हैं। हम स्वतंत्रता की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर दास्ता और वैभव की आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। गांधी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक हम अपने भीतर के स्वार्थ और वैभव की लालसा को मिटाएंगे नहीं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जब तक भारत के किसान पीड़ित हैं और जनता अनपढ़ है। जन जागरण और सादगी के अपने सिद्धांत को उन्होंने मंच पर साधारण सादी धोती, खादी का कुर्ता और नंगे पांव खड़े होकर परिलक्षित किया। वे बोले कि यह विश्वविद्यालय तभी पवित्र होगा जब यहाँ से निकले छात्र गांव-गांव जाकर किसानों, गरीबों और अशिक्षितों की सेवा करेंगे। ऐसा क्या था गांधी में कि उनके भारत में पहले सार्वजनिक उद्बोधन ने युवाओं और जनता पर गहरी छाप छोड़ी? सच बोलूं तो उनका यह स्वर पहली बार ही मेरे दिल में उतर गया। अब मेरा अंतर्मन ये सवाल पूछता है, गांधी जी की तरह सादगी और निडर होकर सच बोलने का साहस क्या हम में है? आज के युग में, वर्तमान समय में लोग अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं ना, तो क्या गांधी जी जैसा धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टि रखना मेरे या हर इंसान के लिए संभव है? अपने मूलभूत सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा,
जन संगठन की प्रयोगशाला गांधी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलनों में बनाई। यही प्रयोग आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन और पूर्ण स्वराज की नींव बने। भारत की मिट्टी पर गांधी का पहला सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ, जब उन्होंने देखा कि चंपारण बिहार के किसान नील की खेती करने को मजबूर थे। टिंकठिया प्रथा के अनुसार ब्रिटिश शासन के जमींदार किसानों को 3/20वां हिस्सा जबरदस्ती नील बोने को कहते थे और अपनी जेब भरते थे। किसानों को कर्जे में डूबा देख गांधी ने सत्य की राह पर चलते हुए अंग्रेजी अधिकारियों के सामने उनकी पीड़ा रखी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें चंपारण छोड़ने का तुरंत आदेश दिया, परंतु गांधी ने धैर्य और साहस की भाषा से अपने देशवासियों का साथ देते हुए साफ इनकार कर दिया। उन पर मुकदमा भी चला, किंतु जन जागरण इतना बड़ा था कि सरकार पीछे हट गई। इस जन संगठन की शक्ति से गांधी ने गांवों में स्कूल खोले और स्वच्छता अभियान भी चलाए। मैं विचार करती हूँ, क्या क्षण होगा वो जब भारत के देशवासियों को लगा होगा, वे भाव विभोर भी हुए होंगे, सोचते होंगे कि उन्हें कैसा नेतृत्व गांधी के रूप में मिला। एक ऐसा नेता जो हिंसा से नहीं पर सत्य और सेवा से उन्हें स्वतंत्रता दिलाएगा। इसी तरह 1918 में गांधी की धैर्य और अनुशासन की भाषा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। गुजरात के खेड़ा जिले में जहां एक ओर अकाल के समय खेत सूख चुके थे और लोग भूख से तड़प रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती लगान वसूलने में अड़ी हुई थी। तब गांधी ने किसानों का हाथ थामा और कहा, जब तक अन्न ही नहीं उगेगा तब लगान कैसे, हम झुकेंगे नहीं। उनकी इस विशेषता का अनुसरण करके किसान शांतिपूर्वक बिना हिंसा के विरोध करते रहे और अंततः किसानों को लगान से राहत मिली। इस घटना को पढ़ते हुए मेरे भीतर ये भाव जगा कि सत्य देर से ही सही लेकिन जीतता जरूर है। जब मैंने देखा कि अकाल से जूझते किसानों ने कर चुकाने से इनकार किया, तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठा कि क्या अन्याय के विरुद्ध चुप रहना ही सबसे बड़ा पाप नहीं है। गांधी की ऐसी कई अनूठी रणनीतियां थीं जिनसे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ पर उनकी जन संगठन के सिद्धांत से मैं बहुत प्रभावित हुई। क्या इसका अभिप्राय ये है कि जब जनता अहिंसा और सत्य के मार्ग पर अडिग हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटनों पर आ सकती है। गांधी को पढ़ते हुए मैंने ये पाया कि उनका जीवन जितना सरल और सादगी से परिपूर्ण था, उतना ही संवेदनाओं से ओतप्रोत उनका व्यक्तित्व था। उनका हर सिद्धांत, हर कदम, हर विचार घटनाओं से तपकर और निखरता था। जब मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ तो ये देखती हूँ कि हर घटना ने गांधी को भीतर से छुआ और हर घटना एक चुनौती के रूप में उनके सामने आई। एक छोटी सी घटना भी उनके लिए साधारण नहीं रहती थी, बल्कि मेरे लिए या हर इंसान के लिए जीवन की एक गहरी सीख बन जाती है। गांधी अत्यंत संवेदनशील थे। खेड़ा आंदोलन से लेकर जलियांवाला बाग की यात्रा ये दर्शाती है कि गांधी की संवेदनाएं केवल करुणा तक सीमित नहीं थीं। वे मन से बहुत दुखी हुए। अमृतसर में हुए नरसंहार की पीड़ा उनके मन के लिए असहनीय थी। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी देश में 1919 की ये त्रासदी हुई, साथ ही ब्रिटिश सरकार ने रोलैक एक्ट लागू किया, एक ऐसा काला कानून जिसने बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डाल दिया और स्वतंत्रता की हर आवाज को दबा दिया। क्या इससे गांधी के मन में ये विचार नहीं आया होगा कि इस रक्तपात का उत्तर भी रक्तपात से ही होना चाहिए? इतने निर्दोष लोग मारे गए, फिर भी गांधी ने हिंसा का मार्ग क्यों नहीं चुना?
जलियांवाला बाग मैं मम्मी पापा के साथ, परिवार के साथ जब भी जाती हूँ, वह छोटी सी जगह देखकर उसमें कैद भारत का सबसे बड़ा करुण क्रंदन मेरे मन को झकझोर देता है। मैं कई बार इस जगह गई। इन दीवारों पर लगे गोलियों के निशान मुझे घूरते हैं। वह कुआं एक मौन गवाह जिसमें मासूमों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई। इससे मेरे भीतर हमेशा एक मानसिक द्वंद्व जागता है। कैसे कोई मनुष्य इतना निर्दयी हो सकता है? कैसे जनरल डायर और उसके सिपाही बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर गोलियां बरसा सकते थे? सुगंधा का मन घृणा से भर उठता है। क्रोध मुझ पर हावी होने लगता है। हिंसा पर अहिंसा की लड़ाई देखकर मैं अपना संयम खो देती हूँ। फिर ये ख्याल आता है, दुबले पतले हाड़ मांस के उस मनुष्य ने जो हाथ में सिर्फ लाठी लिए रहता था, खुद को कैसे संयमित किया होगा। आज भी मैं यही सोचती हूँ, अगर सुगंधा के भीतर इतना आक्रोश है तो गांधी ने उस क्षण अपने क्रोध को कैसे साधा होगा। सफ़ेद खादी के वस्त्रों में चाचा जवाहरलाल नेहरू के साथ जब महात्मा गांधी स्वयं जलियांवाला बाग पहुंचे होंगे तो उनके हृदय पर कैसा वज्रपात, कैसी चोट पड़ी होगी। कितनी ताकत उन्होंने अपने आप में लगाई होगी। हिंसा का जवाब अहिंसा से देना, ये मेरी कल्पना से बाहर है। खून से लाल वो कुआं और मासूमों की चीखें, इन सब का भार ये सहना क्या गांधी के लिए संभव था? सुगंधा के जीवन में कुछ जगहों पर जाने के पूर्व अपने आप को संतुलित, संयमित रखना असंभव प्रतीत होता है। लेकिन मैं बार बार इन जगहों पर फिर भी जाती हूँ, जिसमें से जलियांवाला बाग एक स्थल है। हिंसा और अहिंसा का ये संगम मन के विचारों को, या यूं कहूँ मन को टटोलने में मुझे बहुत प्रेरणा देता है। यहाँ खड़े होकर मैं इतिहास के अपने मन के प्रश्न का सामना करती हूँ। हिंसा बनाम अहिंसा और क्रोध बनाम करुणा का द्वंद्व। एक ओर जनरल डायर, बर्बरियत की जिंदा मिसाल जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था, और दूसरी ओर गांधी, जिन्होंने इस त्रासदी को देखकर मुझे ये प्रेरणा दी कि हिंसा पर हिंसा नहीं बल्कि करुणा और सत्य ही स्थायी विजय दिलाती हैं। कभी अवसर मिले तो आप भी जलियांवाला बाग जरूर जाइए। हिंसा पर अहिंसा के पुजारी से आपकी मुलाकात होगी।